आइए आज बात करेंगे भारत के संविधान की प्रस्तावना की। भारत का संविधान स्वतंत्रता प्राप्त के उपरांत हुए किसी आकस्मिक विचार विमर्श का परिणाम नहीं है, वरन इसके जो मूल्य हैं वह स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ विकसित हुए हैं। विभिन्न प्रकार की मांगों, घोषणा पत्रों और योजनाओं के क्रम से होता हुआ यह 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट के रूप में एक औपचारिक आकार प्राप्त करता है। वस्तुतः नेहरू रिपोर्ट इस बात का प्रमाण है कि संविधान के प्रति हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किस प्रकार की अवधारणा रखते थे। जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था कि हम अंधेरी घाटियों से निकलकर स्वतंत्रता के सूर्य तक पहुंचे हैं। अंधेरी घाटियां उन्होंने पराधीनता के काल को कहा और स्वतंत्रता के सूर्योदय की संज्ञा उन्होंने संविधान निर्माण को दी। किसी भी संविधान निर्माण के पीछे एक समग्र दार्शनिक विचारधारा काम करती है और यह दार्शनिक विचारधारा ऐतिहासिक परंपराओं, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के प्रति उसकी दृष्टि से आकार ग्रहण करती है। कोई भी देश जो अपने संविधान का निर्माण कर रहा है वह किसी न किसी दार्शनिक विचारधारा से प्रेरित होता है और इस समग्र ये संपूर्ण दार्शनिक विचारधारा की एक सूक्ष्म अभिव्यक्ति उस देश के संविधान की प्रस्तावना में होती है। भारत के संविधान की प्रस्तावना भी इसका अपवाद नहीं है। हमारे संपूर्ण संवैधानिक मूल्यों, लोकतांत्रिक निष्ठाओं और हमारी राजनीतिक परंपराओं की एक सूक्ष्म झलक हमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मिलती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे सामाजिक और राजनीतिक लक्ष्यों को प्रकट करती है। वह यह बताती है कि इन लक्ष्यों को हम कैसे प्राप्त करेंगे। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा ने संविधान की प्रस्तावना पर तब काम करना शुरू किया जब उन्होंने संविधान निर्माण का काम लगभग पूरा कर लिया था। यदि यह कहा जाए कि संविधान निर्मात्री सभा का अंतिम काम संविधान की प्रस्तावना तैयार करना था तो कोई गलत नहीं होगा। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा जिन लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध थी उसकी स्पष्ट झलक या उसका सम्यक विवेचन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिखाई देता है। आइए भारतीय संविधान की प्रस्तावना को एक बार देखें कि वह है क्या। भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के उद्देश्य से दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 तदनुसार मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह हमारे संविधान की प्रस्तावना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बहुत अधिक प्रशंसा किया है सर अर्नेस्ट बार्कर ने और उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल एंड पॉलिटिकल प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में इस बात का जिक्र किया है कि भारतीय संविधान के पीछे जो समग्र जो जितने भी तर्क हैं, जितने भी विचारधाराएं हैं, वह सब इस प्रस्तावना में समाहित है। भारतीय संविधान को समझने की एक कुंजी है भारतीय संविधान की प्रस्तावना और संविधान की प्रस्तावना पढ़कर संवैधानिक मूल्यों, हमारे राजनीतिक आदर्शों और लोकतांत्रिक प्रतिबद्धताओं को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से हमें चार बातें ज्ञात होती हैं। एक, संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है। दूसरा, संविधान के अनुसार भावी सरकारों का स्वरूप कैसा होगा। तीन, सरकार किन लक्ष्यों के लिए कार्य करेगी। और चार, संविधान किस तिथि को लागू हुआ। इन चार बातों की जानकारी हमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना से होती है। अब हम एक एक करके इस पर चर्चा करेंगे। पहला, संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है। यह बात संविधान की प्रस्तावना से कैसे प्राप्त होती है, कैसे जानकारी मिलती है कि संविधान अपना प्राधिकार कहां से प्राप्त करता है या संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है। संविधान की प्रस्तावना की जो पहली पंक्ति है, हम भारत के लोग
और संविधान की प्रस्तावना की जो अंतिम पंक्ति है कि एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अर्थात हम भारत के लोगों ने ही मिलकर भारत के संविधान को तैयार किया है और तैयार करने के बाद हम भारत की जनता ने ही इस संविधान को अपने लिए अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया है। अर्थात हमारी जो संविधान की शक्ति का स्रोत जो है वो है भारत की जनता। ये भारत की जनता है जो संविधान को बनाने के बाद स्वीकार कर रही है। हमारा संविधान किसी विदेशी शक्ति के द्वारा नहीं बनाया गया है। हमारा संविधान हम भारत की जनता ने बनाया है और वही इसे बनाने के बाद स्वीकार कर रही है। स्वतंत्रता के पूर्व जब हम ब्रिटेन के द्वारा शासित होते थे तो हमारे लिए कानूनों का निर्माण ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता था और अब स्वतंत्रता के उपरांत यह घोषणा आवश्यक थी कि हम भारत के लोगों ने अपने लिए एक लिखित संविधान का निर्माण किया है और अब हमारे भविष्य का जो संचालन होगा वह इसी भारतीय संविधान के द्वारा होगा। इसीलिए कहा गया कि इस संविधान को हम अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। दूसरा, संविधान के अनुसार भावी सरकारों का स्वरूप कैसा होगा? यदि संविधान की प्रस्तावना की अगली पंक्तियों की ओर बढ़ा जाए तो हम देखते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, अर्थात भविष्य के भारत की जो रूपरेखा संविधान निर्माताओं के द्वारा सुनिश्चित की गई थी वह भारत किस प्रकार का होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतांत्रिक होगा और गणराज्य होगा। ये भारतीय शासन व्यवस्था की रूपरेखा संविधान निर्माताओं ने सुनिश्चित कर दी थी इन्हीं शब्दों में कि जो आगे आने वाली सरकारें होंगी, भविष्य का जो भारत होगा वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा। प्रभुत्व संपन्नता की घोषणा भारत के लिए इसलिए भी जरूरी थी कि हम एक लंबे समय तक विदेशी शक्तियों के अधीन रहे हैं। स्वतंत्रता की घोषणा करके हमने यह बता दिया कि अब हम संपूर्ण रूप से प्रभुत्व संपन्न हो गए। हमारी संप्रभुता किसी अन्य संस्था में निहित नहीं है बल्कि वह भारत की जनता में निहित है। और यह प्रभुत्व संपन्नता की घोषणा यह भी बताती है कि अब भारत और भारतीयों के लिए कानून का निर्माण किसी विदेशी संस्था के द्वारा नहीं किया जाएगा बल्कि जनता द्वारा निर्वाचित संस्थाओं के द्वारा किया जाएगा और वे संस्थाएं जनता के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह होंगी। ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता शब्द यह भी स्पष्ट करता है कि भारत अपने आंतरिक मामलों में और विदेश नीति के संचालन में किसी भी अन्य देश के आदेशों के अधीन नहीं होगा बल्कि हम अपने आंतरिक और बाह्य संबंधों का संचालन अपनी इच्छा और आवश्यकताओं के अनुरूप नीति निर्माण करके करेंगे। समाजवादी शब्द और पंथ निरपेक्षता, ये दोनों शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। समाजवादी का क्या अर्थ है? समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्तिगत हित की तुलना में सामूहिक हित पर बल देती है और इसी सामूहिक हित की भावना की अभिव्यक्ति महात्मा गांधी के दर्शन सर्वोदय में पाई जाती है। हम समाजवाद के उस प्रतिरूप पर विश्वास नहीं करते जो कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित है और जिसमें हिंसात्मक क्रांति का समर्थन किया गया है और राज्य रूपी सत्ता के विनाश की बात कही गई है। उस प्रतिरूप को भारतीय संविधान स्वीकार नहीं करता। हम समाजवाद शब्द का अर्थ यह लेते हैं कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के हित के लिए हमारी सरकारें काम करेंगी। यह समाजवाद अपनी प्रकृति में सर्वोदय और लोक कल्याणकारी राज्य के विचार को समाहित किए हुए है। इसका क्रांतिकारी दर्शन से कोई रिश्ता नहीं है। आज भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में समाजवादी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे मिड डे मील, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना या अन्य दुर्घटनाओं के बीमा आदि के जो प्रावधान किए गए हैं वह इन्हीं समाजवादी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए हैं। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में समाजवाद का जो मूल मंतव्य है वह केवल है समाज के अंतिम पायदान पर
बैठे व्यक्ति के उत्थान की कामना और सरकारें इस दिशा में निरंतर प्रयत्नशील रहेंगी, ऐसा विश्वास आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य की उम्मीद के साथ किया गया है। भारतीय समाजवादी व्यवस्था में ऐसा नहीं है कि सरकारें राष्ट्रीय संसाधनों का या देश के जितने भी संसाधन हैं उनका राष्ट्रीयकरण करेंगी। हमारे यहाँ समाजवादी व्यवस्था के बावजूद भी हमने निजी उद्योगों को प्रोत्साहन दिया है। भारत में निजी और सार्वजनिक उद्योग दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। उद्यम एक तरफ निजी क्षेत्र में एयरटेल और रिलायंस जैसी कंपनियां हैं, टाटा स्टील जैसी कंपनियां हैं, तो वहीं सार्वजनिक क्षेत्र में BHEL, भेल, NTPC जैसी कंपनियां भी हैं। हमारे यहाँ उद्योग धंधों के क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार के उद्योगों को प्रोत्साहित करने की नीति अपनाई गई है। यह न तो भूतपूर्व सोवियत संघ की तरह समाजवादी व्यवस्था को प्रश्रय देता है और न तो मार्क्स की तरह किसी क्रांतिकारी व्यवस्था या किसी क्रांतिकारी समाजवादी व्यवस्था को प्रश्रय देता है। हमारे यहाँ समाजवाद का एकमात्र मूल मंतव्य है कि सर्वोदय और लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर सरकारें काम करेंगी। पंथ निरपेक्षता, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये जो पंथ निरपेक्षता शब्द है, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में जोड़ा गया। पंथ निरपेक्षता का तात्पर्य यह है कि सरकारों का कोई या राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होगा। राज्य किसी एक धर्म को अपना राजधर्म घोषित नहीं करेगा, बल्कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। पंथ का अर्थ पूजा पद्धति होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने मत, विश्वास, आस्था के अनुसार किसी भी धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र होगा। इसी पंथ निरपेक्षता को सार्थकता देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के प्रावधानों का वर्णन किया गया है और इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति, भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास के अनुसार, अपनी आस्था के अनुसार किसी भी धर्म के धार्मिक सिद्धांतों का पालन कर सकता है। पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता, इन दोनों का प्रायः अर्थ एक ही लिया जाता है, लेकिन जो संविधान में शब्द है वह है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता का यह भी अर्थ है कि सरकारें किसी भी पूजा पद्धति को विशेष महत्व नहीं देंगी और आवश्यकता पड़ने पर किसी भी धर्म या किसी भी पूजा पद्धति वाले संप्रदाय के साथ वह आवश्यकता अनुसार उसके धार्मिक कार्यों पर, उसके धार्मिक प्रयोजनों पर परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यक प्रतिबंधों का भी आरोपण कर सकेंगे। लोकतांत्रिक गणराज्य, भारतीय संविधान निर्माताओं ने भविष्य के भारत का जो स्वप्न देखा था वह लोकतांत्रिक गणराज्य का था। लोकतंत्र, इसकी बड़ी पुरानी परिभाषा दी जाती है, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, और भारतीय संविधान निर्माताओं ने इसे इसी रूप में ग्रहण किया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में जहां प्रत्येक 18 वर्ष की आयु प्राप्त स्त्री पुरुष को समान रूप से मतदान का अधिकार दिया गया है, वहां यह भी बताया गया है कि किसी भी राजनीतिक पद के लिए उसकी योग्यता के अनुरूप स्वयं को पाए जाने पर कोई भी व्यक्ति उस पद के लिए अपने नाम का प्रस्ताव कर सकता है। हमारे यहाँ लोकतंत्र में राजनीतिक पहलू पर विशेष बल दिया गया है और यहाँ कोई भी व्यक्ति मतदान कर सकता है जिसकी उम्र 18 साल है और कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर सकता है। गणराज्य, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में जिस भविष्य के भारत का स्वप्न हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा था वह अपनी प्रकृति में गणतांत्रिक होगा। गणतंत्र या गणराज्य का अर्थ है कि राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति, अर्थात भारत की बात करें तो है राष्ट्रपति। इस पद पर जो भी व्यक्ति आएगा वह वंश परंपरा से नहीं आएगा बल्कि उसका चुनाव होगा। भारतीय
राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति के पद का चुनाव होता है वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा चुना जाता है, वह वंश परंपरा के आधार पर नहीं आता। कोई भी व्यक्ति यदि चुनाव में हार जाता है तो अगली बार वह राष्ट्रपति नहीं रहेगा। दुनिया में दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, एक गणतांत्रिक और दूसरा राजतांत्रिक। जहाँ राजतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था है वहाँ जो राजा होता है वह वंश परंपरा के आधार पर होता है, और जहाँ गणतांत्रिक व्यवस्थाएं होती हैं वहाँ राष्ट्र के प्रमुख का पद जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारतीय संविधान निर्माताओं ने यह बताने का प्रयास किया था कि भविष्य का भारत इन्हीं राजनीतिक सिद्धांतों के आधार पर गठित होगा। हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था होगी वह इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर संचालित होगी। तीसरा, सरकार किन लक्ष्यों के लिए कार्य करेगी। हमारे संविधान की प्रस्तावना से हमको यह भी मालूम होता है कि भविष्य में जो सरकारें होंगी उनके लक्ष्य क्या होंगे। प्रस्तावना को यदि हम आगे बढ़ें, प्रस्तावना को आगे पढ़ें तो हमें ज्ञात होगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता सुनिश्चित करने के लिए तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, अर्थात जो सरकारें होंगी वो 4 लक्ष्यों के लिए कार्य करेंगी: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। न्याय का जो स्वरूप हमारे संविधान में रखा गया है वह सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय है। सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है? सामाजिक न्याय का अर्थ है कि हमारे साथ जाति, भाषा, धर्म, लिंग, मूल वंश आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। कोई व्यक्ति किसी भी कुल में जन्म ले, किसी भी धर्म में जन्म ले, किसी भी वंश परंपरा से आता हो, वह सब भारत में एक माने जाएंगे। उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। जाति, भाषा, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी प्रकार की विषमताएं या किसी भी प्रकार के भेदभाव को राज्य प्रश्रय नहीं देगा। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय का तात्पर्य है कि सरकारों की यह जिम्मेदारी है कि वे अपनी आर्थिक व्यवस्था का संचालन इस तरह करें कि समाज में आर्थिक विषमताएं न फैलें, और साथ ही यह भी उन्हें ध्यान रखना है कि उत्पादन के साधनों और धन का लोकहित की दृष्टि से किसी भी दशा में अहितकारी संकेंद्रण न हो। राजनीतिक न्याय का तात्पर्य है कि राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रोत्साहन मिले। प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार है कि वह राजनीतिक व्यवस्था में या तो अपने को मतदाता के रूप में शामिल करे या तो प्रत्याशी के रूप में वह चुनाव लड़कर अपने अधिकारों का प्रयोग करे, अपने को जनता से समर्थित कराकर, जनता से समर्थन प्राप्त कराकर वह राजनीतिक व्यवस्था के निर्णय निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा बन जाए। जो न्याय की प्रकृति है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। अब जो स्वतंत्रता हमें दी गई है, जो सरकारों का लक्ष्य है कि वे जनता की स्वतंत्रता के लिए काम करेंगे, स्वतंत्रता का स्वरूप क्या है? विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचारों को किसी भी तरीके से अभिव्यक्त करने का अधिकार है, और यह अधिकार उन्हें संविधान के अनुच्छेद 19(1) क में मिलता है। 19(1) क कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को कहीं भी रख सकता है। हमारे यहाँ विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता का इतना महत्व है कि जो लोकसभा में विपक्षी दल का नेता होता है, जो सरकार की प्रायः आलोचना करता रहता है, सरकार के गलत कार्यों को जनता के सामने लाता है और जनता के मन में सरकार की कमियों को उजागर करने की जिम्मेदारी उसकी होती है, उसे भी हमने इसी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए उसे कैबिनेट रैंक के मंत्री का दर्जा दिया हुआ है। भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का पूरा अधिकार है। इस पर तब तक कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा जब तक कि वह स्वतंत्रता के अधिकारों, जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं, उसमें वर्णित मर्यादाओं का वह उल्लंघन नहीं करता है। विश्वास की स्वतंत्रता,
भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने विश्वास को किसी भी जगह स्थापित करने का अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता, भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म के सिद्धांतों का पालन करने की पूरी आज़ादी मिली हुई है, पूरी स्वतंत्रता मिली हुई है। वह धार्मिक कार्यों का संपादन कर सकता है, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकता है, और हाँ, यदि उसकी इच्छा ऐसी भी होती है कि वह अपने मूल धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म को अपनाना चाहता है तो भी इसे करने की उसे पूरी आज़ादी मिली हुई है। राज्य इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा। उपासना की स्वतंत्रता, हम किसी भी तरीके से ईश्वर की उपासना कर सकते हैं। यह उपासना की स्वतंत्रता ईश्वर को प्राप्त करने के तरीके पर बल देती है और यह मानती है कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उपासना का कोई भी तरीका चुन सकता है। लेकिन जो विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता जो कही गई है, यह अनुच्छेद 25 से 28 तक जो हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हैं, उनमें जो वर्णित मर्यादाएं हैं, जो प्रतिबंध हैं, उन प्रतिबंधों के अधीन है। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास, धर्म या उपासना की स्वतंत्रता का सहारा लेकर या अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का सहारा लेकर भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति इन सब का सहारा लेकर सामाजिक वातावरण को दूषित करने का काम नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति धर्म की स्वतंत्रता का सहारा लेकर दूसरे व्यक्ति को प्रलोभन देकर धर्म बदलने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता। यह मर्यादाएं हैं और इन मर्यादाओं के अंतर्गत रहते हुए ही प्रत्येक व्यक्ति को विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता के साथ ही अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता मिली हुई है। वह उन मर्यादाओं का पालन करना ही होगा। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने का अधिकार है। भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अवसर की समानता मिली हुई है। अवसर की समानता को लिंग के आधार पर उचित तरीके से व्याख्यायित करने की आवश्यकता है। जैसे यदि किसी काम को करने के लिए स्त्रियों को उचित माना गया है, स्त्री के शरीर को उचित माना गया है या स्त्रियों की उपस्थिति को उचित माना गया है, तो ऐसे कार्यों से पुरुषों को रोकना अवसर की समानता का उल्लंघन नहीं होगा। या किसी कार्य को करने के लिए पुरुषों को शारीरिक रूप से उपयोगी माना गया है, तो उस कार्य के लिए स्त्रियों को रोकना अवसर की समानता का उल्लंघन नहीं होगा। अर्थात लैंगिक भेद उचित तरीके से, अर्थात उचित आधारों पर लिंग भेद किया जा सकता है, अन्यथा अन्य किसी भी आधार पर लिंग भेद की अनुमति नहीं है। और इस मामले में स्त्री और पुरुष सभी को अवसर की समानता मिली हुई है। सरकारों का एक लक्ष्य भी होगा कि वो जनता के बीच बंधुता बढ़ाने का काम करें, और बंधुता जो बढ़ाई जाएगी उस बंधुता का लक्ष्य क्या होगा? वह लक्ष्य होगा कि वह बंधुता जो जनता को एक आपसी भाईचारे के बंधन में बांधेगी, उसका लक्ष्य होगा कि वह राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करे। राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित न करने वाली बंधुता नहीं बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्र की यदि कोई व्यक्ति आपस में कोई ऐसा संगठन बनाता है या कोई ऐसा सामाजिक मंच तैयार करता है जो देश की एकता और अखंडता को नष्ट करे, देश को तोड़ने की बात करे, तो ऐसे किसी भी सामाजिक मंच की या ऐसे किसी भी सामाजिक भाईचारे की अनुमति नहीं है। ये 4 लक्ष्य हैं जिनके लिए सरकारों को काम करना है: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। भविष्य में जो भी सरकारें आएंगी वह इन्हीं लक्ष्यों के लिए काम करेंगी। और ये देखा जाए तो न्याय, स्वतंत्रता और समानता ये लोकतंत्र के सबसे बड़े मूल्य हैं। किसी भी देश का लोकतंत्र इन्हीं स्तंभों पर टिका रहता है। लोकतंत्र का अर्थ ही होता है कि वह न्याय, स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों पर टिका है। यदि सरकारें इन सिद्धांतों का अनुपालन नहीं करेंगी, सरकारें इन लक्ष्यों का पालन नहीं करेंगी, तो फिर लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। और यदि लोकतंत्र का अर्थ नहीं रह जाएगा तो फिर यह संविधान बेकार हो जाएगा, इस संविधान का भी कोई महत्व नहीं रहेगा। अंतिम बात जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से हमें मालूम पड़ती है वो है कि संविधान किस तिथि को लागू हुआ। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ है।
26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के अधिकांश नहीं, केवल कुछ प्रावधान ही लागू किए गए और इन प्रावधानों और जो शेष प्रावधान थे उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू होता है, लेकिन संविधान के सभी प्रावधान इस दिन लागू नहीं हुए। केवल अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 309, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और अनुच्छेद 394, केवल इतने ही अनुच्छेद उस दिन लागू किए गए। शेष अनुच्छेदों का क्रियान्वयन 26 जनवरी 1950 को हुआ। अब अंतिम शब्द जो संविधान की प्रस्तावना में है, एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और मार्पित करते हैं। अंगीकृत शब्द का जो अर्थ है वह है स्वीकार करना। अब हम भारत की जनता ने इस संविधान को स्वीकार कर लिया है। अधिनियमित का अर्थ ये है कि हम भारत की जनता ने यह सुनिश्चित किया है कि अब हमारे भविष्य के रोजमर्रा के कार्यों का संचालन या हमारी शासन व्यवस्था और प्रशासन का संचालन, हमारी संवैधानिक संस्थाओं का संचालन इसी संविधान के द्वारा होगा और संविधान के नियमों का क्रियान्वयन हम प्रारंभ करते हैं। आत्मार्पित शब्द का अर्थ यह है कि हमने अपने को पूरी तरीके से अपने स्वयं को संविधान के प्रति अर्पित, समर्पित कर दिया है और हमारे अब भविष्य के हर कार्य का संचालन इसी संविधान की मूल भावना से ही संचालित होगा। तो ये संविधान की समग्र प्रस्तावना है। अब दो प्रश्न और इस प्रस्तावना से बनते हैं। एक, क्या संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? और जो दूसरा प्रश्न बनता है वो ये है, क्या संविधान की प्रस्तावना संविधान का एक भाग है? यदि हम यह बात करें कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं, तो इसका प्रमाण मिलता है कि हाँ, संविधान की प्रस्तावना चूंकि संविधान का एक भाग है, इसलिए अनुच्छेद 368 का सहारा लेकर के हम संविधान की प्रस्तावना में वैसे ही कोई भी परिवर्तन या कोई भी संशोधन कर सकते हैं। उसमें कुछ जोड़ सकते हैं या कुछ हटा सकते हैं या कुछ शब्दों को हटाकर उसके स्थान पर नया शब्द उसमें रख सकते हैं। यह सभी बातें करने की शक्ति हमें अनुच्छेद 368 के द्वारा मिली हुई है। अतः यह बात पूरी तरीके से सिद्ध होती है कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न, क्या संविधान की प्रस्तावना और किया भी गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एक शब्द और अखंडता। यह शब्द भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में बताई गई प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए संसद के दोनों सदनों ने इसे संविधान प्रस्तावना में जोड़ा है। अब जो अंतिम प्रश्न संविधान की प्रस्तावना से उत्पन्न होता है वो ये कि क्या प्रस्तावना संविधान का एक भाग है? हाँ, यदि अपने एक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती के केस में 1973 ईस्वी में भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का यह एक बड़ा मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया जिसका नाम था केशवानंद भारती केस। और इस केस में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का एक भाग है और यदि कभी संवैधानिक प्रावधानों में कोई दुर्घटना देखने को मिले या कभी ऐसा हो कि संवैधानिक शब्दावली का अर्थ समझ में न आए, तो हम प्रस्तावना के शब्दों का सहारा लेकर के, प्रस्तावना के मूल मंतव्यों का सहारा लेकर के उस शब्द की व्याख्या कर सकते हैं। तो यह संविधान की संपूर्ण प्रस्तावना हुई और संविधान की प्रस्तावना यह भी बताती है कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था की वे कौन से मूल्य हैं जिस पर हमें ध्यान देना है। संविधान की प्रस्तावना भारत के संविधान की ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी देश के संविधान की प्रस्तावना
वहाँ संविधान निर्माताओं की भावनाओं को तो अभिव्यक्त करती ही है, वह यह भी बताती है कि इसके संवैधानिक मूल्य क्या है, वह किन मूल्यों के लिए इस संविधान की रचना कर रहा है। यद्यपि संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान सभा का अंतिम काम था, लेकिन इस काम को भी उसने बहुत ही अच्छे तरीके से किया और संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना दुनिया के अनेक देशों के संविधान में अभिव्यक्त होती है। अनेक देशों के संविधानों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा प्राप्त की है।